Assalamu alaikum. I was just checking my email on my phone and I was seeing that how frequently it can bring me data from the internet. अब frequency की जब हम बात करते हैं तो there are number of factors that get involved. एक तो what is the schedule of the system, या ये कि आपने उसका क्या schedule सेट किया हुआ है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से उसे फोन में लाना चाहते हैं. दूसरी चीज ये कि आपके पास बैंडविड्थ कितनी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैंडविड्थ बहुत लो है तो देन योर डाटा वुड बी कमिंग वेरी स्लो. फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो एक तो आप उसके लिए स्केड्यूल खुद डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से यू कैन से दैट आई वांट to bring data or I want to read my email every 1 hour, let's say for example. और ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मली आप डिसाइड करते हैं. अगर आप खुद डिसाइड कर रहे हो तो आप इसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी टेक इनटू अकाउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप इस तरह का भी स्केड्यूल मेंटेन कर सकते हैं कि अगर मैं वाईफाई पे हूँ तो मे बी आई वांट माई ईमेल टू बी रेड एवरी let's say half an hour or 25 minutes. लेकिन when I am on GPRS या edge data पे जब मैं communicate कर रहा हूँ तो मेरी जो mail है that should be read after 1 hour, 2 hour or whatever. You want to minimize the stress on the network. Not that you have interest in the network or network infrastructure per se, लेकिन you will be charged for that network traffic that you will generate and you want to minimize that. तो इसलिए जब आप edge पे होते हैं तो you try to minimize the number of traffic that you are sending over, because first of all you will be charged for the amount of traffic that you are sending, and second normally network operators has this categories defined. जिस तरह वापडा ने आपके लिए कैटेगरी डिफाइन की होती है कि अगर आप इतने यूनिट्स इस्तेमाल करें तो आपको इतना चार्ज किया जाएगा, आप इससे ज़्यादा अगर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर ज़्यादा चार्जिंग होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप 1 से लेकर 500 तक यूनिट यूज़ करेंगे तो आपको 10 रुपये पर यूनिट चार्ज किया जाएगा. लेकिन जो ही आप 501 पे पहुंचते हैं और मे बी 501 से लेकर 700 तक जब आप यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मे बी यू विल बी चार्ज्ड एट 12 रुपीज़ पर यूनिट. तो सेम इज़ द एग्जांपल कि जब आप नेटवर्क डाटा जनरेट कर रहे हैं तो एक तो आपको चार्जिंग हो रही है, दूसरी अगर आपकी एक वो कैटेगरी से आप नेक्स्ट कैटेगरी में मूव कर जाएं तो शायद आपको वो ज़्यादा चार्ज करना, ज़्यादा पैसे देने पड़े. और ये पॉलिसीज़ जो हैं ये वेरी करती हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. कुछ मोबीलिंक में भी गिविंग यू अनदर पैकेज, जोंग का एक अपना पैकेज होगा, टेलीनॉर ने एक अपना पैकेज डिफाइन किया होगा. लेकिन नॉनदलेस व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन एज यू आर ट्रांसमिटिंग डाटा यू विल बी चार्ज्ड. फ्रीक्वेंसी एक तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हाउ फ्रीक्वेंट वी वुड लाइक आवर डाटा. लेकिन ईमेल की ही अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें एक दूसरा मॉडल भी है, and that second model is that how can we get rid of this frequency based mechanism. By the way, this frequency based mechanism जिसको हम अभी तक abstractly define कर रहे थे, that data we will be reading data after every 1 hour or 15 minutes based on our connection. This is usually termed as synchronization. So I am synchronizing with my mail. आप अपने कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, आप अपना SMS सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, आप अपना कैलेंडर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. और सिंक्रोनाइज के जो आपके जो रिसीविंग एंड है दैट कुड बी क्लाउड बेस्ड, दैट कुड बी वेब बेस्ड, दैट कुड बी सिंपली योर PC, दैट कुड बी एनीथिंग. तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने सेल फोन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. इस सिंक्रोनाइजेशन के साथ एक और मैकेनिज्म which is a bit different and that is event based. Event based mechanism क्या डिफाइन करता है? Event based mechanism में हम कहते हैं
that we would like to synchronize based on events. जब भी कोई इवेंट हो तो हम उसको सिंक्रोनाइज करें. फॉर एग्जाम्पल ईमेल के केस में whenever the email comes we should be able to read it immediately. तो हमारे वो फोन पे उसी वक्त ट्रांसफर हो जाए and we should be able to see it. Unlike कि आपके ईमेल्स आ रही हैं और आपके सर्वर पे स्टोर हो रही हैं, बी इट योर जीमेल सर्वर और हॉटमेल सर्वर या आपका कंपनी का कोई भी एक्सचेंज सर्वर है और उस पर ईमेल स्टोर हो रही हैं, एंड आफ्टर द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव डिफाइंड, उसके बाद वो सर्वर से कांटेक्ट करता है और वहां से ईमेल्स उठा लेता है. इवेंट बेस्ड मैकेनिज्म में व्हेनेवर द ईमेल कम्स टू द सर्वर it immediately sends it to the mobile phone. This mechanism is called push based mechanism या push notification, that whenever an event happens उस event की base पे हम कुछ action perform करते हैं. Now the phone I am using at the moment जो अभी मेरे हाथ में, this is a Symbian based phone. हम इसमें Symbian 3 रन कर रहे हैं, और Symbian को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें we have number of leverages. We can run many things in the background. हमारे पास foreground applications भी हैं, हम background में भी applications run कर सकते हैं. हमारे पास certification का mechanism है जो कि हमारी security enforce करता है, इसलिए background में भी जब भी application चालू होगी we still are very confident that it is using the resources appropriately. विंडोज फोन 7 की जब हम बात करते हैं, जो कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दी गई, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस. और यूजर एक्सपीरियंस में भी स्पेसिफिकली हमने इस जो हमारा एक मोटो कह लें, एक टैगलाइन कह लें, एक गाइडलाइन प्रिंसिपल कह लें, वो ये था दैट यूजर शुड नेवर regret installing an application. अब यूजर रिग्रेट कब करता है किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में? अगर आप क्या वो एप्लीकेशन आपके रिसोर्सेज यूज कर रही हो. फॉर एग्जांपल इट इज यूजिंग योर GPRS और एज वेरी हैवीली, आपको उसकी कॉस्ट पड़ रही है एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन. यू विल से ओके दिस इज नॉट अ गुड एप्लीकेशन फॉर मी, या इट इज नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू योर what you perceived it would be. You thought that it would perform some different actions, लेकिन it is not doing that and you didn't like the application. And in conjunction with the resource utilization, it is using so much resources that your battery power is depleting. So अगर normally आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो 3 दिन चल जाती है without recharging, तो अब वो जो बैटरी है that last only for 1 day because this one application that is using resources very heavily. इस तरह की जो एप्लीकेशन जो कि बहुत heavily resource consume करती हैं, उसमें एक prominent example आपकी games की है. Now games use your sound engines, game use your graphic capabilities, game use your processor. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, and these are all used very continuously because games are very interactive. So unlike other applications जिनको आप थोड़ी देर के लिए यूज ना करें तो आपकी स्क्रीन पहले डिम हो जाती है and then they go into background and then background में जाके eventually after going through a number of states they get eventually killed. लेकिन games चूंकि they are very interactive, user is always interacting with them. Screen will be always on, they will be always on the foreground. आपकी जो whichever sensors capability it is using, it will be always there. तो जब ये तमाम resources यूज हो रही होती हैं तो आपकी बैटरी लाइफ is depleting very fastly, वो बहुत heavily deplete हो रही होती है. And eventually maybe user would say कि अच्छा ये एप्लीकेशन है तो बहुत अच्छी, मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन मैं जब ये यूज करता हूँ तो मेरी बैटरी लाइफ बहुत जल्दी कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है. एंड देन यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट एप्लीकेशन एज मच एज पॉसिबल. मे बी यू डोंट इवन लाइक इट एंड यू विल ट्राई टू अनइंस्टॉल इट. तो आइडिया इज इन विंडोज फोन 7 that user should not regret installing an application. अब they don't have a control over third party applications. मैं क्या चीज़ डेवलप करता हूँ, आप क्या चीज़ डेवलप करते हैं, कोई और थर्ड पार्टी कंपनी क्या चीज़ डेवलप करती है, they can't control that.
but what they can control is that how resources are allocated, how application will be terminated, कौन सी चीज़ें होंगी जो बैकग्राउंड में चल सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में नहीं चल सकती. तो ये एक हेल्थ और यूज़र एक्सपीरियंस, हेल्थ एज इन द फ़ोन हेल्थ, आपकी बैटरी लाइफ, आपकी फ़ोन की रिस्पॉन्सिवनेस, ऑल दिस कम्स अंडर द हेल्थ ऑफ द फ़ोन. दूसरी तरफ आपका यूज़र इंटरफेस कितना रिस्पॉन्सिव है, आपकी एप्लीकेशन कितनी ईजिली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती हैं, आप कैसा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं एंड यूज़र को. दिस ऑल कम्स पार्ट ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस ऑफ द फ़ोन. तो एज अ डिज़ाइनर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाट यू स्ट्राइव टू डू, दैट यू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड यूज़र इंटरफेस. या अगर हम अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ को ले लें, तो जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि हम अपनी हेल्थ और अपने वर्क को किसी तरीके से बैलेंस आउट करें. तो we should work because that's where we earn money and that's where we learn, but on the other hand we should not avoid or we should not overlook our health. So we should take some out for exercise, we should take out some time to spend with our family and so on. Similarly, is जब यही प्रिंसिपल हम मोबाइल फोन्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेके आते हैं, तो आपकी इंटरेक्शन विद द यूजर इज इम्पॉर्टेंट, बट ऑन द अदर साइड योर इंटरेक्शन और योर रिलेशन, द फोन्स रिलेशन विद द बैटरी, विद द रिस्पॉन्स, विद द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो हम जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस के लिए, so this is our prime concern, that how we can maintain a good ratio between these two. इसमें the important factor, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, foreground में एप्लीकेशन चल रही हो, you can always say कि ठीक है, this application is running in the foreground, user needs it, so it has to be very responsive, it has to provide quick actions, and it has to have access to everything, because user can request for anything and that should be provided. Normally इस पूरी पिक्चर में जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, या जिस चीज़ को हमें एक्स्ट्रा कॉशन के साथ हैंडल करना पड़ता है, दैट इज आवर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस. बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को एक्स्ट्रा कॉशन इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज दे आर रनिंग विदाउट यूज़र इंटरेक्शन. ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने अपने फ़ोन पे इंस्टॉल की हुई हैं, and you have given them some rights that they can perform certain actions, but you are not aware of what they are doing actually. So all you know is that this program is running in the background and this is using maybe the internet services and it is synchronizing my mail. For example, हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि ये मेरी मेल सिंक्रोनाइज कर रहा है. I downloaded it from the internet, or this program says that I will synchronize your mail with the server, whatever schedule you will provide me. So you trust the person and you say, okay, install it, run after every 1 hour and synchronize my mail. And you say, what a great utility, it is giving me what I require. इसमें एक चीज तो आपकी सिक्योरिटी आ जाती है, that whether it's just synchronizing your email और या ये कुछ और भी एक्शन परफॉर्म करती है. तो हम उस चीज़ को we will discuss later on कि security, how can we blend in security in the whole overall OS architecture. और जिस तरह हमने Symbian में सिक्योरिटी को डिस्कस किया, जिस तरह हमने एंड्रॉयड में सिक्योरिटी को डिस्कस किया, हम विंडोज फोन 7 में भी देखेंगे कि what are the measures that are taken for to enforce security. लेकिन यहाँ पर हमारा जो कंसर्न बन जाता है वो ये बन जाता है कि ये एक बैकग्राउंड एप्लीकेशन है विच इज़ परफॉर्मिंग सम एक्शन. अब आप कहेंगे कि ये कंसर्न क्यों है, बिकॉज आई इंस्टॉल्ड इट स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस कि ये बैकग्राउंड में चलेगी और ये कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी. इफ़ यू रिमेंबर, हमारी जो विंडोज़ फोन 7 का एप्लीकेशन स्टेट मॉडल था, उसमें हमने कहा कि एक एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है, रनिंग है,
जब वो बैकग्राउंड में जाएगी तो हम उससे सारे रिसोर्सेज ले लेंगे. एज सून एज अ डीएक्टिवेट सिग्नल इज सेंट, हम वी विल गिव द एप्लीकेशन अ चांस टू गिव अवे द रिसोर्सेज इट इज यूटिलाइजिंग. अगर वो रिसोर्सेज जो है वो उसको गिव अवे नहीं करती है तो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो तमाम रिसोर्सेज ले लेगा. सो एप्लीकेशन एंड फ्रेमवर्क्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर कि एक बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो जा रही है दैट डजंट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज. और इसकी हमने जो रीजन थी वो ये दी दैट बिकॉज इन बैकग्राउंड our resources are scarce, so when application goes into the background it should have access to minimal resources, actually no resources at all. और हम करते ही हैं कि हम उसको different stages से गुजार के at the very end हम उसकी जो state है वो सेव करके even process जो है उसको भी kill कर देते हैं. इसके लिए एडवोकेट हम ये करते हैं कि अगर हम बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को, अभी हम सिक्योरिटी की नहीं डिस्कस करते, सिक्योरिटी इज डेफिनेटली ए कंसर्न, लेकिन हम इसके लिए एडवोकेट ये करते हैं कि बैकग्राउंड में अगर रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो हम उन रिसोर्सेज को दे विल बी यूटिलाइजिंग सम ऑफ द बैटरी पावर एंड दैट्स वेयर वी वांट टू सेव. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विंडोज फोन 7 में the concept that was introduced was that of agents. Agents are the background agents, or agents are the background programs that provides you with these functionality. कि अगर आपने background में एक application run करनी है and you want access to certain resources, the agents are the keyword for that. अब background जब भी कोई एप्लीकेशन रन होती है तो देयर इज यूजुअली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से कि आपके पास एक फोरग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है एंड यू वांट टू गिव हिम एवरीथिंग बिकॉज दैट इज अ फोरग्राउंड एप्लीकेशन. यूजर उसको देख रहा है, यूजर का एक्सपीरियंस, जो यूजर एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दैट फ्रंट एप्लीकेशन. बिकॉज अगर वो उस एप्लीकेशन के साथ एक एक्शन परफॉर्म करता है और उसको रिस्पॉन्स देर से आता है तो ही वुड से कि अच्छा मेरा फ़ोन बहुत स्लो चल रहा है और दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी स्लो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि शायद बैकग्राउंड में 2 या 3 या 4 एप्लीकेशंस चल रही हों विच आर परफॉर्मिंग वेरी यूजफुल एक्शन फॉर हिम. He would say that my computer is slow based on just the experience that he is facing on the front end. अब ये जो डिवीजन है बिटवीन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, आप अपना प्रोसेसर किस तरीके से डिवाइड करते हैं? हाउ वुड यू गिव background applications a chance to run where on the same time where you say that foreground application have rights to everything? इस चीज को हम यूजुअली डिफाइन करते हैं एज मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है? मल्टीटास्किंग में ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है दैट यू नीड प्रोसेसिंग ऑन डिमांड. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आपके पास फोरग्राउंड में एक एप्लीकेशन चल रही है, मे बी यू आर प्लेइंग अ गेम एंड देन आफ्टर एन आवर और 20 मिनट्स आपने एक एक्शन जो डिफाइन किया हुआ था, एक पीरियोडिक एक्शन जो डिफाइन किया हुआ था, मे बी मेल सिंक्रोनाइजेशन, उसका टाइम हो गया एंड दैट प्रोसेस किक्ड ऑफ. सो व्हेन दिस प्रोसेस किक्ड ऑफ, तो अब नाउ योर प्रोसेसर इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन foreground and background application, and here where you want to be very very careful so that you are not giving user this kind of illusion, this kind of understanding that his application is very slow because something else has happened, but at the same time you also want कि background agent जो है उसकी जो functionality है वो भी complete हो. जब भी हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो हमारे लिए जो एक कॉन्स्ट्रक्ट जो हम नॉर्मली डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में भी यूज करते हैं वो हमारे ज़हन में आता है एंड दैट इज थ्रेडिंग. थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि यू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स एंड यू इंटरेस्ट ईच थ्रेड विद डिफरेंट टास्क, एंड
threads are built in such a fashion that they can run in parallel. तो जब वो पैरेलल में रन होते हैं तो देन इवेंचुअली यू गेट अ स्पीड अप, या आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन लिखने का, तो यू वुड नो दैट देयर आर सम एडिशनल प्रोग्रामिंग एफर्ट गोज इनसाइड दोज प्रोग्राम दैट यू वांट टू डू मल्टी थ्रेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंपल सर्च का प्रोग्राम लिखें जो कि सीक्वेंशियल हो, तो maybe there are X number of lines of codes that you have to write. लेकिन वही प्रोग्राम जब आप मल्टी थ्रेडेड डोमेन में ले जाते हैं तो you will see that X plus some number of lines or code are you will have to write, because now you have involved threads. अब वो उन threads की अपनी problems हैं, उन threads के अपने actions हैं that they have to perform, और उनको maintain करने के लिए you will have to write additional pieces of code. अब इस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं एंड से दैट मिस्टर ए हैज रिटन अ सर्च प्रोग्राम एंड यू विल गिव इट टू मिस्टर बी कि अच्छा यार, ये मिस्टर ए थे, हमारे पास काम करते थे, ही वाज अ एक्सीलेंट प्रोग्रामर, और उन्होंने हमारे लिए सर्च का प्रोग्राम लिखा, इट इज वर्किंग वेरी फाइन। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब एज यू नो दैट नाउ देयर आर मल्टी कोर प्रोसेसर्स, वी हैव नंबर ऑफ मशीन्स जिसमें डुअल कोर लगा हुआ है, कुछ में क्वाड कोर्स भी है, हमारे सर्वर बहुत पावरफुल हैं। दिस प्रोग्राम इज नॉट यूटिलाइजिंग दोज कोर्स एफिशिएंटली बिकॉज ये एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है और ये एक ही कोर पे चल रहा है। तो व्हाट वी वांट यू टू डू इज दैट मेक इट मल्टी थ्रेडेड या मेक इट efficient in terms के it will start utilizing multiple cores. Makes sense कि आपके पास अगर dual core processor है and you are running only one thread, you can at least manage two threads, so you should go for it and you will probably see some speed up, some efficiency in time there. लेकिन when you will give it to Mr. B, he will first have to understand the whole structure of the program, that how you are accessing the variables, how you are storing data, what kind of loops are being involved, and only then he will be able to write a multi-threaded program or parallel program for you. Because for example, अगर आप एक ऐसे वेरिएबल को मल्टी थ्रेडेड पे ले जाएं जो कि सिर्फ एक ही थ्रेड पे यूज हो रहा हो, तो then you probably would see different values. इसको इस तरीके से भी देख लीजिए कि लेट्स से कि यू हैव शेयर्ड वेरिएबल्स, और I is a very common variable that we use for executing loops. For I is equal to 0, I less than 100, so on and so forth. Now you have common variables, you have shared variables, और आपने I declare किया हुआ है, and now you have used I in both the threads unknowingly, because आपकी एक second nature बनी हुई है कि जी I जो है, the idea was this actually कि I को आप यूज कर रहे हैं for running a loop in one thread, और I would break, that loop will break at certain value, और उस value को आप thread number 2 में यूज करेंगे to perform some action. So this was the idea कि एक जगह पे एक थ्रेड में वो लूप एग्जीक्यूट होगा और वो लूप किसी जगह पर ब्रेक होकर अपनी फंक्शनैलिटी बाकी की लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वो जिस जगह पर ब्रेक होगा आप उस वैल्यू को यूज करते हुए यू विल परफॉर्म सर्टेन अदर एक्शंस। नाउ यू अननोइंगली, और बिकॉज आपकी वो एक सेकेंड नेचर बनी हुई थी दैट एवरी टाइम यू राइट अ फॉर लूप यू विल गो बाय फॉर आई इज इक्वल टू 0, तो आपने दोनों प्रोग्राम्स में जब लूप्स लिखे तो आपने उनको स्टार्ट किया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन दिस एंड दिस, unknowingly that I is because I is a shared variable, आपको कोई भी semantic error नहीं आया, लेकिन this is a logical error. That's why understanding how variables are being used, how functions are planned, या कौन से objects हैं program में,
इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू राइट एन एफिशिएंट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम. और जब एक सेकंड बंदा कर रहा हो तो इट्स प्रॉब्ली डबल द एफर्ट बिकॉज ही हैज़ टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द प्रोग्राम एंड देन ही विल गो अबाउट मल्टीटास्किंग इट और मल्टी थ्रेडिंग इट. अब इसमें से अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को निकाल दें, दैट मिस्टर बी इज़ अ ह्यूमन एंड ही अंडरस्टैंड्स, वो उसके पास he is an intelligent programmer, he saw all those things and he decided that okay, this is the best way of doing something. Maybe वही मिस्टर बी जो है अगर उसको कोई और प्रोग्राम दे दिया जाए मे बी, और वो भी सर्च का ही प्रोग्राम हो लेकिन लिखा किसी और ने हो, तो मे बी ही विल डिसाइड एन अदर वे ऑफ डूइंग दैट थिंग, बिकॉज दिस इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोग्राम का ऑलरेडी जो सिक्वेंशियल प्रोग्राम दिया गया उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से. अब इसमें से अगर जब हम ह्यूमन इंटेलिजेंस निकाल दें और इसको हम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाने की कोशिश करें, तो यू कैन सी दैट देयर कुड बी नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर. दैट how would you decide what are the shared variables, how would you decide how program structure looks like, how would you decide how loops are being used, what are the functions there, what are the objects there. It would be kind of problematic, and that's what operating system does it for you. Operating system does an automated analysis of the program and then decides that okay, this program can be multi-threaded and let me introduce my own threads in order to make it multi-thread. So that's why in Windows Phone 7 original release multi-threaded threading wasn't there, and reason जो उसकी reason उन्होंने दी वो ये दी कि because this is an evolving operating system, so we just want first to operating system based functionalities to settle down, वो रोबस्ट हो जाए, तो उसके बाद हम उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर जो है या उसमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी मल्टी थ्रेडेड की डालेंगे, सो दैट एवरीथिंग डजंट ब्रेक ऑल टुगेदर. कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन पे हमें एतमाद हो एंड देन वी कैन बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ इट. तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो वी कम्स थ्रू मल्टी थ्रेडिंग, वी कम्स मल्टी टास्किंग. हमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड एप्लीकेशंस के दरमियान एक बैलेंस आउट रखना पड़ता है, और हमें इस चीज़ में भी बैलेंस रखना पड़ता है कि आपके बैकग्राउंड में जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं दे शुड बी अलाइंड विद यूजर एक्टिविटी. दैट इज, आप अगर नेटवर्क एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क एक्टिविटी करना चाह रहे हैं एंड अ बैकग्राउंड एप्लीकेशन नीड्स नेट बैकग्राउंड एक्टिविटी, तो इंस्टेड के इट स्टार्ट्स इट्स ओन प्रोसेस, मे बी अगर फोरग्राउंड में एक ऐसी एप्लीकेशन चली है जो कि नेटवर्क एक्टिविटी कर रही है तो मे बी इट कैन कोऑर्डिनेट विद इट जस्ट out of blue, just as an abstract example. Usually you can't do like this, applications are very separate, but the idea is can we align the whole thing together, can we integrate everything together so that user doesn't feel like for every process I will have to assign different set of resources, because आपके पास resources बहुत scarce हैं, you have, and they are very power consuming. So instead कि आप जो आपका GPS कोऑर्डिनेटर है दैट कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, आपका जो वाईफाई कम्युनिकेटर है, जो वाईफाई कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग है, उसमें आपकी बहुत सारी पावर लगती है. तो बजाय इसके कि दो सेपरेट एप्लीकेशंस, एक वाईफाई एप्लीकेशन, एक वाईफाई कनेक्शन खोले फिर उसको बंद करे, फिर दूसरी जाके वाईफाई एप्लीकेशन खोले, कनेक्शन खोले, उसको बंद करे, why don't they coordinate with each other and open the connection just once, do all the communication and then close it together, so that an integrated feel come into this. And then finally जब हम background applications की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो security वाली concern ज़रूर आती है that okay, what if an application decides to go wrong, that is it is doing other things that it is not supposed to do, या ये कुछ ऐसे काम कर रही है which are not supposed to happen. For example, एक application whose only job is to send and receive SMS is utilizing your network data, या वो आपकी फोन कॉलिंग कैपेबिलिटीज को यूज करने की कोशिश कर रही है. This is not something that it is supposed to do. This is not something that is
aligned with its functionality and there should be a red flag over there. So background application के लिए आपको बहुत सारे concerns हैं जिनको आपको address करना पड़ता है in order to make an application run in background, in order to make applications or the operating system multi-threaded or is being capable of doing multi-threading. Architecturally अगर हम इसको देखें तो let's start with how the evolution took place. You have an application and application का एक user end है, एक front end है, एक जिसको हम user interface कहते हैं, user experience कहते हैं, and then there is another component that is your logic of the program, that the actions it is supposed to perform. User interface is your touch, your voice, or any other keyboard maybe, but at the back end the logic may be sending SMS, maybe receiving a call. This is all part of the logic. तो एक normal application जो है उसके ये दो prominent component है, that is you have a user experience, you have a user interface, and then you have a logic part. In application, now your application is also divided, or it is using services, or it is using facilities in the two domains. एक domain आपकी application की domain है जिसमें you are using the code that a programmer has written. On the other side, you are using the facilities that are provided by the operating system itself. So application has access to the system services provided by operating system and the application written logic जिसमें शायद आपकी cloud के साथ interaction है, जिसमें आपकी isolated storage के साथ interaction है. All this comes in the as a part of the application domain या application की जो एक area, defined area execution का, उसमें आती. Your agent, the name that we have given to this background processes, is same in many aspects as that of application. First of all, your agent or your background process is part of the same sandbox. Sandbox को हम define करेंगे जब हम security में जाएंगे, लेकिन just for understanding इसको इस तरीके से सोच लीजिए कि एक secluded area है, एक isolated area है जिसमें आपको application run हो रही है, और आप अगर कोई agent create करते हैं या आप अपना background process कोई create करते हैं तो वो उसी isolated area के अंदर run करेगा. Although it would be a different process, लेकिन it would run in the same place, और उसका फायदा ये होगा that it would have same capabilities, it would enjoy same rights, it will have access to same system services or the APIs that the application itself have. तो ये नहीं है कि application जो है उसने तो request किया हुआ है जी कि मुझे storage area की capabilities चाहिए, I want to store and read some files and that's all about it. लेकिन उसका जो agent है that is asking for internet permissions, yeah, it is asking for call making capabilities. It wouldn't happen like this, because agent is a part of the application itself. It would have the same capabilities, it would enjoy the same capability set as that of application. फर्क कहाँ पर आ जाता है? फर्क यहाँ पर आ जाता है that this application and its agent would be running in different processes. That would be one difference. And second, the agent or the background process doesn't have a user interface. तो वो जो user experience का whole component है वो वहाँ पर missing है. And that makes sense because this application agent जो है वो background में run हो रहा है. So it is not interacting with the user per se. User के साथ जो interact कर रही हैं applications, that runs on the foreground. So this is the difference. In the domain of writing the application itself, कि जहाँ पर हम application को write करवा रहे हैं, your architecture or your solution space would look as same as writing the simple application. तो जहाँ पर आप different functions define कर रहे होंगे, वहाँ पर आप ये भी define करेंगे कि okay, this is an application and this is an agent that would be part of this
एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, लेकिन ये इसी एप्लीकेशन का पार्ट है। जिस तरह आप लाइब्रेरीज अपनी एप्लीकेशन में एम्बेड कर लेते हैं, सेइंग दैट ओके दीज आर द लाइब्रेरीज, दीज आर पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, the only difference being that libraries are third party code, maybe in some cases, that you are taking and just putting it there. In agent case, you will write the functionality of agent yourself and you will indicate it as a background component. So from start to end, from the editor where you are writing your code, you will write them together. You will say that okay, this is an application and this is a background agent that will run, that is a part of this application. जब वो run होंगे तो they will have access to same capabilities, they will be accessing the same storage area, they will have same capabilities, and on the OS side they will have access to the same system services. So OS की नज़र में ये एप्लीकेशन और उसका एजेंट both are the same thing, one and the same thing. It doesn't make any differentiation between them. फर्क जहां पर आता है वो वहां पर आता है जहां पर you will say that these applications would have different processes. आपकी एप्लीकेशन और उसका एजेंट different process में रन कर रहा होगा, and the agent wouldn't have any user interface defined. Other than that, they will be installed together, they will be uninstalled together, and they will be updated together. ऐसे नहीं होगा कि आपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया है लेकिन एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो गई है, उसका एजेंट वहीं पे है. दिस वुडंट हैपन. आपका जो अगर आपने अपडेट किया है तो द होल एप्लीकेशन एंड द एजेंट्स विल बी अपडेटेड टुगेदर. इंस्टॉल करने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है. इट वुडंट हैपन लाइक कि अच्छा जी आप पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें एंड देन वी विल इंस्टॉल द एजेंट. इसको आप अगर डेस्कटॉप के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो जब आप WinZip, एक पॉपुलर जिप का प्रोग्राम है, जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका एजेंट साथ ही इंस्टॉल हो जाता है. ये नहीं होता कि WinZip जो है वो इंस्टॉल हो, वो आपसे पूछता ज़रूर है कि आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो इफ़ यू से यस इट विल गेट इंस्टॉल्ड. लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप उसको अनइंस्टॉल करें और एजेंट तो वहीं पर रह जाए, प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल हो जाए. सो सेम आइडिया, सेम कॉन्सेप्ट विंडोज फोन 7 में भी अप्लाई होता है. दैट व्हेनेवर यू राइट एन एजेंट, it is first of all part of the program. It is nothing without the program. So if the program is not there, agent wouldn't be there. If they get installed, they get installed together. If they get updated, they get updated together. And if they get uninstalled, they get uninstalled together. तो ये लाइफ साइकिल है एक किसी भी प्रोग्राम और उसके एजेंट का. अब जब हमने ये देख लिया कि एप्लीकेशन और उसके एजेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, नाउ लेट्स आल्सो सी कि व्हाट कैन एंड व्हाट कैन नॉट एन एजेंट डू. ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है इसमें क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं. हमने बैकग्राउंड एजेंट्स में देखा दैट वी हैव नोटिफिकेशंस, वी हैव अलार्म्स, वी हैव बैकग्राउंड ट्रांसफर सर्विसेज. इवन ये कुछ एग्जांपल्स हैं बैकग्राउंड एजेंट्स की. अलार्म्स जो है वो दे विल लेट यू परफॉर्म एन एक्शन ऑन सम फ्रीक्वेंसी. रिमाइंडर्स आर यूजुअली द इवेंट बेस्ड एजेंट्स और इवेंट बेस्ड बैकग्राउंड प्रोसेसेस. और बैकग्राउंड ट्रांसफर सर्विसेज आर देयर टू फैसिलिटेट यू in case you want to download a big file. So instead of कि आप उस बैकग्राउंड उस ट्रांसफ़र को आप अपने फ़ोन स्क्रीन पे हर वक्त रखें, बिकॉज आपको ये डर है कि वो बैकग्राउंड में जो ही जाएगा उससे सारी सर्विसेज ले ली जाएंगी. तो आप इस केस को मिटिगेट करने के लिए यू हैव प्रोवाइडेड दिस बैकग्राउंड ट्रांसफ़र सर्विसेज के इवन इफ़ इट गोज़ इनसाइड बैकग्राउंड, वो आपकी ट्रांसफ़र जो है, जो आपकी डाउनलोड है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी. तो अब लेट्स डिफाइन सम बाउंड्रीज, क्योंकि व्हाट वी वुड वांट टू बी श्योर कि हम जब बैकग्राउंड एजेंट लिखना चाह रहे हैं तो हमें पता हो कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट वी कैन मेक यूज ऑफ एंड व्हाट आर द सर्विसेज दैट वी कैन नॉट यूज, सो दैट अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है
तो we would be able to understand कि because usually जब let me start from the top so that you would understand कि problem statement की normally किस तरीके से आपसे present होती है. In most of the cases when you are asked to write a program, so it doesn't come in this form that write a program for Windows Phone 7 या write program for Android. Usually they ask you to write a program for all the platforms. Now you have a problem statement and you will have to write a simple program that will broadcast your location, say for example. अब the client has come to you और उसने कहा कि जी मुझे ये Symbian के लिए भी चाहिए, मुझे ये Android के लिए भी चाहिए, मुझे Windows Phone 7 के लिए भी चाहिए, और अगर इसके लिए आप BlackBerry का क्लाइंट भी लिखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी. अब you have some idea about these platforms, लेकिन you definitely need time to investigate them and to see कि what can be and what cannot be done in these platforms. तो अब चूंकि ये एक लोकेशन सर्विसेज को ब्रॉडकास्ट करने की बात हो रही है, तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. पहले तो आपने कलेक्ट करना है, दैट इज अगेन टू वेज. आप उसे जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू गेन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को, या आप उसे नेटवर्क असिस्टेड मैकेनिज्म के थ्रू गेन कर सकते हैं. देन जब आपने उसको ब्रॉडकास्ट करना है तो देन यू अगेन हैव टू मैकेनिज्म. या आप उसे एसएमएस के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, और या आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करते हुए उसको सेंड कर सकते हैं. अब जब आपने ये देख लिया दैट व्हाट आर द पॉसिबल मैकेनिज्म्स, देन यू विल डिसाइड दैट व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. क्या ये आइदर और केस है, या कैन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? इसको किस तरीके से देखें, हाउ वुड यू डिसाइड वेदर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? पहले इस केस को देख लेते हैं. अब जीपीएस के एग्जाम्पल में व्हेन यू आर इनडोर, यूजुअली यू कैन नॉट गेट सैटेलाइट सिग्नल्स. दिस इज अ नॉर्मल केस. जब भी आप इनडोर होंगे तो आपकी सैटेलाइट के थ्रू अगर आप कोऑर्डिनेट गेट करने की कोशिश करेंगे तो दैट एफर्ट वुड फेल, बिकॉज इट वुडंट बी एबल टू कनेक्ट टू सैटेलाइट, और सैटेलाइट से आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे. In that case, you will have to fall back to the network assisted GPS coordinate mechanism. Now, there exists a room of error in both cases. GPS जब आप सैटेलाइट के थ्रू लेते हैं तो उसमें रूम ऑफ एरर कम होता है. नॉर्मली इट गिव्स यू अ वेरी पिन पॉइंट पोजिशन दैट वेयर यू एग्जिस्ट. लेकिन जब हम नेटवर्क असिस्टेड पे फॉल बैक करते हैं तो वहां पर हमारे पास रूम ऑफ एरर जो है वो ज्यादा होता है. लेकिन बिकॉज वी हैव नो अदर चॉइस, वी आर इनडोर और हम सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वी विल गेट कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम नेटवर्क असिस्टेड मैकेनिज्म एंड वी नो दैट इट इज नॉट दैट एक्यूरेट, लेकिन दैट्स द बेस्ट वी हैव. सो ये एक केस है कॉम्प्लीमेंटिंग का. अगर आप उसको प्रोग्रामेटिकली देखें तो आपकी कोई स्टेटमेंट इस तरह से लिखी होगी आपने, दैट गेट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम सैटेलाइट, if fail then get GPS coordinates from the network. So आपने पहले अपना जो बेस्ट ऑप्शन है उसको यूज किया, वहां से आप कम्युनिकेट नहीं कर सके तो आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन यूज किया. So this is a complementing case where the technologies are complementing each other. दूसरे केस में you have to be very careful because SMS and GPRS both incur cost. SMS की कॉस्ट कम है, GPS की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है. नाउ यू विल हैव टू वेरी केयरफुली डिसाइड कि मैंने किस तरीके से इसको ब्रॉडकास्ट करना है. नाउ यूजुअली दिस इज क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट. आप क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, यू टेल देम द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड दे विल से दैट ओके बिकॉज दिस फोन इज capable of downloading application from the marketplace, या this phone is capable of communicating with my site और जहाँ से उसको सारे प्रोग्राम मिले, तो it has GPRS capabilities and so we assume that communicate through GPRS. लेकिन in some cases they would probably say that communicate through SMS. So this is usually a client's requirement
एंड या आपको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा दैट वेयर द मोर कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, सो दैट जो आपका बंदा आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है, द यूजर हु इज यूजिंग द एप्लीकेशन, उसको कॉस्ट ना इनकर हो इस प्रोसेस में, या अगर कॉस्ट इनकर भी हो तो उसे बहुत कम मिनिमल कॉस्ट इनकर हो. Once you have decided, and let's say that we have decided that we will first use GPS and we will try to get coordinates through satellite. उससे अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम नेटवर्क असिस्टेड GPS से अपने कोऑर्डिनेट्स गेन करने की कोशिश करेंगे, and then we will try to broadcast to a server using internet. So now you will need capabilities of accessing GPS, one, and second you will need capabilities to use the internet. आपने Symbian का मॉडल देखा, you first considered Symbian, you saw that okay both things can be done. उसमें GPS की capabilities भी हैं, उसमें आपके पास network communication की capabilities भी हैं. All you have to do is get a certificate, get your application signed, and then you can use this capabilities और आप background में run कर सकते हैं. So life is good. Then you moved on to Android and you say that okay these are the capabilities. You again find out that okay GPS is supported, network communication is supported. Best of all, there is no certification involved, no permission sets involved. All you have to do is declare that you will use these capabilities and you are good to go. And yes, you can run background applications. So life is good there. Now you came to Windows Phone 7, and there is a bit of question mark on Windows Phone 7 always, because you knew that when applications goes into the background, Windows Phone 7 enforces a very restrictive model there. So you want to be sure that you will be able to run this application in the background in Windows Phone 7 too. So when designing such applications, it's always good to know what kind of capabilities a background application, a background agent can use. तो पहले बात कर लेते हैं good note की, what we can do. So we can use push notifications, that is we can use network, in simple words, that we can use network capabilities even when we are running in the background when application agent is running. So application agent can use network capabilities. It have access to read or write isolated storage. It can use structured storage for us, जो कि हमने बात की जिस तरह databases होती हैं. It is able to use that. We will be able to use sockets in background agents, and we will be in summary we will be able to use most framework APIs. लेकिन क्या चीजें हम नहीं यूज कर सकते? We wouldn't have access to display or user interface. Makes sense. We are background agent. We are not supposed to use the display. So we will not have access, or our application agent will not have access to the display UI. Then we will not have access to microphone and camera. We will not have access to most of the sensors, even audio. लेकिन audio के लिए एक different background audio services is provided in order for us कि आपका अगर agent है तो वो background audio चला सके. अब ये क्यों distinction की गई कि ठीक है आप you wouldn't be able to use almost all the sensors including camera, including your microphone, लेकिन ऑडियो भी आप नहीं चला सकते, लेकिन वी विल क्रिएट अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्विसेज, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होंगी लेकिन यू कैन यूज देम फॉर रनिंग ऑडियो. व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? दिस डिफरेंशिएशन इज बिकॉज इन सर्टेन केसेस यू आर रनिंग सम ऑडियो. हमने पहले भी ये शायद किसी प्लेटफॉर्म में ये एग्जांपल डिस्कस की थी दैट if you are running an audio and your application goes into the background. Now audio applications, if you're listening a song on your phone, this kind of application doesn't need a frequent interaction with the user. Hota ye that there are number of tracks that are listed or that are in the queue, or they keep on playing one after the other,
and user doesn't have to frequently interact with the application. So the application is bound to go in the background. When the application is bound to go in the background, you will have to provide a mechanism with which the voice continues to come. या आपकी जो audio services हैं, they will continue to broadcast the voice. इसके लिए now, and because it's only just listening, playing a song, there is a restricted set of audio APIs that are available for playing audio in the background. So this is what we cannot do in agents. हमारे पास डिस्प्ले की एक्सेस नहीं है, हमारे पास माइक्रोफोन या कैमरा की एक्सेस नहीं है, हमारे पास सेंसर्स की एक्सेस नहीं है, वी डोंट हैव इवन हैव एक्सेस टू ऑडियो, लेकिन we have access to a restricted audio service जो कि हमारे ये नॉर्मल रूटीन के काम जो हैं, like listening to songs, playing tracks, these kind of things, they will be able to do it for us. यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे about some special agents, special in a sense कि हमने उन्हें एक बड़ा नाम दिया हुआ था that these are alarm services or these are reminder services or these are background download services or agents, और हमें नाम से ही पता चल जाता था कि okay, this is what they will do. Reminder will remind you about your activities. Alarm, very obvious. Download activities, again a very obvious thing. But there are other kind of applications that probably would need to access the background services, लेकिन they don't come under this category. अब उसमें कौन कौन सी सर्विसेज है? फॉर एग्जाम्पल यही जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे और हमने कहा कि जी सिम्बियन में भी बन जाएगी, एंड्रॉयड में भी बन जाएगी, एंड दैट इज आवर लोकेशन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज. अब दिस इज नॉट एन अलार्म, दिस इज नॉट अ रिमाइंडर, दिस इज नॉट इवन अ बैकग्राउंड डाउनलोड. तो अब इस काइंड ऑफ सर्विसेज की, इस तरह की सर्विसेज के लिए व्हाट डू वी हैव टू डू? हम इस तरह की सर्विसेज किस तरीके से लिख सकते हैं? या दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आर नॉट अलाउड. देन बैकग्राउंड डाउनलोड तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट माय सिंक्रोनाइजेशन, जहां से हमने आज का डिस्कशन स्टार्ट की कि नाउ आई एम सिंक्रोनाइजिंग माय ईमेल्स और सिंक्रोनाइजिंग माय कॉन्टैक्ट लिस्ट. तो सिम्बियन में तो दिस इज अ वेरी इजी जॉब, लेकिन क्या ये हम विंडोज फोन 7 में भी कर सकते हैं? देन सोशल लोकेशन और ट्रैकिंग. फॉर एग्जांपल मैंने कार में एक डिवाइस लगाई हुई है एंड आई वांट टू ऑलवेज नो दैट वेयर एग्जैक्टली माय कार इज एट द गिवन मोमेंट यूजिंग द वेब एंड यूजिंग माय फोन. तो हम क्या ये चीज़ मैं अचीव कर सकता हूँ? नाउ ऑल दिस, ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं एप्लीकेशंस की, they don't fall into this typical, they are not alarms, they are not reminders, they are not even background downloads, because background downloads is one-way process, synchronization is two-way process. वो किस तरीके से? background download में we select a file, या download की simple अगर बात कर लें तो download में we select a file and we start downloading it onto our phone या onto our PC. So one end is continuously transmitting and the other end is continuously receiving. लेकिन synchronization में you will have to make sure that both ends are at the same stage or same state. So both ends will transmit and both ends will receive. So they don't, when we talk about data synchronization services, we can't categorize them as data download service. तो इस काइंड ऑफ दिस फॉर व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, कैन वी मेक देम इन विंडोज फोन 7 और हाउ कैन वी मेक देम इन विंडोज फोन 7? अगर इसकी कैपेबिलिटीज हैं तो व्हाट आर द एपीआईज और व्हाट आर द कंस्ट्रक्ट्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज? हम अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड द डिस्कशन ऑन द एजेंट्स, और हम स्पेशलाइज्ड एजेंट से थोड़ा सा मूव करेंगे टुवर्ड्स जेनेरिक एजेंट्स. दैट व्हाट आर द जेनेरिक एजेंट्स, आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ जेनेरिक एजेंट्स एंड हाउ वी डिवाइड
functionalities, what a particular type of agent can and what a particular type of agent cannot do. तो यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. टिल देन, आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल अजीज, साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज.